हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, जोहार। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ प्रभु की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे इस चैनल बिटवीन द लाइन्स में हम आपके लिए हिंदी कहानियाँ, कविताएँ, उड़िया कहानियाँ, कविताएँ लेकर आए हैं। उसी क्रम में आज हम आपके लिए और एक नई हिंदी कहानी लेकर आए हैं। जी हाँ, पता है हमारे इस चैनल में हिंदी कहानी बहुत कम आता है, फिर भी हम कोशिश करते हैं हमारे कंटेंट्स छोटे रहें ताकि आपको सुनने में ज़्यादा वक्त ना लगे। तो आज के हमारे इस कोशिश में हम एक नई हिंदी कहानी लेकर आए हैं, इसीलिए ये एपिसोड थोड़ा बड़ा होगा। आशा करता हूँ आप लोग हमारे साथ आखिर तक बने रहेंगे। तो चलिए, आज के हमारे इस एपिसोड में हम लेखिका मीनाक्षी दुबे जी की एक कहानी पढ़ेंगे। उनकी कहानी संग्रह एक बूंद समंदर, इस कहानी संग्रह से एक छोटी सी कहानी, बहुत सुंदर सी कहानी है, बहुत इमोशनल कहानी है। कहानी का शीर्षक है फेयर ड्राफ्ट। जी हाँ, शीर्षक अंग्रेजी में है लेकिन कहानी हिंदी में है। तो चलिए पढ़ते हैं मीनाक्षी दुबे जी की कहानी फेयर ड्राफ्ट, कहानी संग्रह एक बूंद समंदर। वे कागज़ के फूल आज फिर मेरे सामने थे जो शीतल ने मुझे दिए थे। मैंने दुलार से उन्हें देखा, होले से उठाया और हल्के से झटक कर उनकी धूल साफ कर दी। साफ होकर वे फिर से चमक उठे। थे तो वे कागज़ के, पर बड़ी ही सुंदरता से बने हुए थे। कागज़ की कुछ छोटी और कुछ बड़ी पंखुड़ियों को करीने से लगाकर गुलाब का रूप दिया गया था। इस सुंदर गहरे गुलाब में शीतल की कलाकारी तो नजर आ रही थी। कुछ ही देर में मुझे उसका मुस्कुराता चेहरा भी दिखाई पड़ने लगा। आज से 6 साल पहले जब मैं उससे मिली थी तब उसके चेहरे का रंग पीला दिखाई दे रहा था। मैंने इंदौर के कॉलेज में नया नया प्रवेश लिया ही था। पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे मेरे। कैरियर की राह तय हो गई थी। बस पढ़ाई करने के इन 4 सालों बाद ये दुनिया मेरी मुट्ठी में होगी। मेरा मन हमेशा तितली की तरह उमगा रहता। रोज़ाना अप डाउन करना पड़ता था। बस में कभी जगह मिलती तो कभी नहीं मिल पाती। मन में इतनी उमंग और उत्साह होता कि लौटने के लिए बस में चढ़ते ही दिन भर की थकान उतर जाती। एक दिन मैंने इंदौर भोपाल वीडियो कोच बस को स्टॉप पर खड़े देखा। मेरे पूछने पर कंडक्टर ने हामी में सिर हिलाया था, साथ ही चेताया भी कि बस में बैठने की जगह नहीं मिलेगी। मैंने कहा ठीक है, और मैं बस में चढ़कर एक 3 सीटर के पास टिक कर खड़ी हो गई और अपने बैग से ईयरफोन निकालकर हाथ में पकड़े अपने मोबाइल में लगा ही रही थी कि एक आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, यहाँ बैठ जाओ। मैंने देखा उस 3 सीटर पर मेरी ही उम्र की लड़की लेटी हुई है और एक कोने में थोड़ी सी जगह बनाकर बैठे हुए उसके पिता अपनी जगह से उठकर मुझसे वहाँ बैठ जाने का आग्रह कर रहे हैं। मैं तुरंत बैठ गई और ईयरफोन लगाकर गाने सुनने लगी। अचानक मेरा ध्यान उस लड़की के चेहरे की ओर गया। उसका चेहरा पुराने पत्ते की तरह पीला पड़ा हुआ था। चेहरे और शरीर पर हल्की सी सूजन भी दिखाई पड़ रही थी तो वो मेरी ही उम्र की, लेकिन बहुत कमज़ोर और थकी हुई लग रही थी। वो उठकर बैठने की कोशिश करने लगी और अपने पिता के लिए बैठने की जगह बनाने लगी। नहीं नहीं, तुम लेटी रहो, उसके पिता ने कहा। मैंने भी अपनी जगह से उठते हुए उससे कहा, तुम आराम से लेटो, लेकिन उसने और उसके पिता ने आग्रहपूर्वक मुझे अपने पास ही बैठा लिया। अपने आप को समेटते हुए मैं थोड़ी सी जगह में बैठ गई। बीमार हो? मैंने पूछा। हाँ, छोटा सा जवाब आया। पढ़ती हो? मैंने फिर पूछा। नहीं, उसका जवाब था। मैंने पढ़ाई छोड़ दी, उसने कहा। मेरा मन उसे पढ़ाई के फायदे गिनाना चाह रहा था। मेरी आंखों में अपनी पढ़ाई से बुने सपने तैर रहे थे।
लेकिन मैं चुप रही। ये कमजोरी के कारण कॉलेज नहीं जा पाती, उसके पिता ने कहा। ओह, यह कहकर मैं चुप हो गई। मेरी 10th क्लास में फर्स्ट रैंक बनी थी और 12th में मैं टॉप 5 में थी, उसने कहा। उसका स्वर कांप रहा था। वह स्वयं भी हल्के से ऐसे थरथरा रही थी जैसे अपने अंदर घुमड़ रहे तूफान को रोकने की कोशिश कर रही हो। उसके चेहरे के भाव मेरे अंदर गहरे तक उतर रहे थे। मुझे लगा जैसे उसकी आंखों में पनीली हो रही हूँ। मैंने उसे गहरी नज़र से देखा और अपना एक ईयरफोन उसके कान में लगा दिया। बात बदलते हुए मैंने कहा, चलो हम मिलकर गाना सुनते हैं। तुम क्या सुनना चाहोगी? मैंने पूछा। जो चल रहा है वही सुन लूँगी, उसने बेमन से कहा और गाने सुनने लगी। धीरे धीरे उसके चेहरे पर आए मनोभाव शांत हो गए। वो एक फीकी सी मुस्कान के साथ मुस्कुराई तो मैंने भी चैन की एक लंबी गहरी सांस ली। उसके पिता ने मुझसे पूछा, पढ़ती हो? हाँ, मैंने कहा। अप डाउन करती हो? आगे पूछा। हाँ, अभी अभी कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ है, मैंने कहा। हमारा भी इंदौर आना जाना लगा रहता है, उन्होंने कहा। मैंने लापरवाही से कहा। हफ्ते में 2 बार, वे बोले। अच्छा, मेरा स्वर सहज था। हर सोमवार और गुरुवार, उनका स्वर गंभीर था। मैंने गाने से ध्यान हटाकर उनकी ओर देखा तो पाया कि उनके चेहरे पर गहरी उदासी और दुख है। मैं भी तनिक गंभीर हो उठी। क्यों? मैंने पूछा। इसके डायलिसिस के लिए। ये सुनकर मैं चौंकी। मैंने शीतल की ओर देखा। गाना सुनते हुए वो सहज लग रही थी। उसके चेहरे पर उदासी और कमजोरी तो अब भी थी, लेकिन कुछ देर पहले चेहरे पर आए मनोभाव अब शांत हो चले थे। मैंने दूसरा ईयरफोन भी उसके कान में लगा दिया और उसके पिता से पूछा, कब से डायलिसिस हो रहा है? पिछले 3 महीनों से, वे उदास स्वर में बोले। ओह, मैं बोल पड़ी। देवास आ गया था, मुझे भी उतरना था। हम हमेशा इसी बस से आते जाते हैं, वे कह रहे थे। मैं बात तो करना चाहती थी पर मुझे उतरने की जल्दी थी। मैंने खड़े होकर बैग उठाया तो उसने ईयरफोन निकालकर मेरे हाथ में दे दिए और हल्के से मुस्कुरा पड़ी। जवाब में मैंने एक भरपूर मुस्कुराहट भरी नज़र उसके चेहरे पर डाली और बाय कहते हुए उतर गई। डायलिसिस शब्द मेरे कानों में गूंज रहा था। मैं इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं जानती थी, पर यह गंभीर बीमारी का इलाज है इतना ज़रूर जानती थी। घर आकर मैं अपने रोज़ के कामों में व्यस्त हो गई, लेकिन ये डायलिसिस शब्द मुझे झकझोर रहा था। रात को सोने से पहले मैंने डायलिसिस को गूगल सर्च किया और ध्यान से पढ़ने लगी। पढ़ते हुए मैं जान गई कि यह रक्त शोधन की एक प्रक्रिया है। किडनी के काम न करने की स्थिति में इसे अपनाया जाता है। मैंने सोचा शीतल की किडनी ने भी काम करना बंद कर दिया होगा और लगभग 80 से 90% क्षतिग्रस्त हो गई होगी। तभी तो सप्ताह में 2 बार उसे डायलिसिस यानी ब्लड डिटॉक्सिफाई से गुजरना पड़ता है। इस प्रक्रिया में 4 से 6 घंटे लगते हैं। मैं सोचने लगी कि यह प्रक्रिया लंबी होने के साथ साथ त्रासद भी होती होगी, तभी तो उसके चेहरे पर इतनी थकान थी। मैंने आगे पढ़ा, इसमें खान पान का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। हल्का भोजन और केवल कुछ फल ही रोगी के लिए निर्धारित है, और तो और पानी भी एक निश्चित मात्रा में ही लेना पड़ता है, यानी फल, भोजन, पानी सब कुछ निर्धारित। शीतल की इस त्रासदी पर मेरा मन दुखी हो गया। गूगल पर सर्च करते हुए मैंने जाना कि इस रोग का पता चल जाने के बाद रोगी की उम्र लगभग 2.5-3 साल ही बची रह जाती है। मैं सोचने लगी कि शीतल के पास भी अब बस 2.5-3 साल ही बचे होंगे, तभी तो वो इतनी मायूस लग रही थी। कमजोर और बीमार शरीर के साथ जीने का वक्त भी बस इतना ही। उसे इस सच्चाई का पता है भी या नहीं? कैसा लगता होगा उसे?
इसी सोच विचार में मेरी आंख लग तो गई, लेकिन सारी रात मुझे शीतल और उसकी बीमारी का एहसास रहा और वो मेरे मन मस्तिष्क पर छाई रही। सुबह कॉलेज के लिए बस में बैठी तब भी वो मेरे विचारों में ही थी। मैं आने वाले गुरुवार का बेसब्री से इंतजार करने लगी, लेकिन बीच में कई सोमवार और गुरुवार निकल गए। मैं विजयंत ट्रेवल्स के उसी इंदौर भोपाल बस में बैठी, लेकिन वे लोग मुझे नहीं मिल पाए। मुझे हमेशा उसका ख्याल आता रहता, उसकी बीमारी, उपचार की त्रासदी, उपचार पर होने वाला खर्च, जीवन जीने के लिए बचे बस कुछ साल। ये सब बातें मेरे मन में उमड़ती रहती। अपनी पढ़ाई के साथ साथ अब शीतल भी मेरे सोच विचार का हिस्सा बनती चली गई। लगभग 3 महीने के बाद एक सोमवार की शाम उसी बस में चढ़ी। चारों ओर नजरें घुमा ही रही थी कि मुझे शीतल दिखाई पड़ी तो बिना देर किए मैं उन लोगों के पास जा खड़ी हुई और सबसे पहले मैंने शीतल से उसके हालचाल पूछे। उसने मुझे पास बैठ जाने का इशारा भर किया, बोली कुछ नहीं। आज वो पहले से भी अधिक दुखी, कमज़ोर और मायूस लग रही थी। उसके चेहरे से लग रहा था जैसे उसकी वेदना का बांध बस टूटने ही वाला हो। मैं भी कुछ देर चुपचाप ही बैठी रही। कुछ देर चुप रहने के बाद मेरा मन नहीं माना तो मैंने आत्मीयता से पूछा, क्या हुआ, कुछ तो कहो। वो धीरे से बोली, आज मन बहुत दुखी है। क्यों, मैंने पूछा। कुछ देर चुप रहकर उसने कहा, मुझसे पहले नंबर पर जिस लड़की का डायलिसिस होता था ना, वो पिछले 2 बार से दिखाई नहीं दिया था। आज मैंने पूछा तो पता चला कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। उम्र में मुझसे भी छोटा था वो तो, बस 12-13 बरस का। यह सब कहते हुए उसकी आंखें छलछला गईं और गला भी रूंध गया। मैंने उसका सिर अपने कंधे से टिका लिया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मौत से मिलकर आ रही हूँ, उसने कहा। यह सब सुनते हुए मैं उसे ध्यान से देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आवाज़ किसी गहरी खाई से आ रही हो। वो मेरे सामने बैठी तो थी, लेकिन अपने आप में गुम होकर ना जाने क्या सोच रही थी। चुपचाप उसके आंसू बहने लगे। मैं उसका हाथ अपने हाथों में लेकर सहलाने लगी। उससे क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब उसका मन कुछ शांत हुआ तो मैं उसे देखकर मुस्कुराई। जवाब में आई उसकी हल्की सी मुस्कुराहट से मैं खुश हो गई और हम दोनों मिलकर हल्की फुल्की बातें करने लगे। जब देवास आ गया तो मैंने उसका फ़ोन नंबर लिया और रोज़ बात करने का वादा भी लिया। मुस्कुराते हुए मैं अपने स्टॉप पर उतर गई। घर आकर भी शीतल का दुख मेरे साथ ही था। मुझे लग रहा था कि इसी तरह एक दिन शीतल की उम्र भी खत्म हो जाएगी। हर डायलिसिस के साथ किडनी कमज़ोर हो रही होगी। उसकी ज़िंदगी के बचे हुए दिन किस तरह उल्लास से भरूं, मैं हमेशा ये सोचती रहती। रोज़ कॉलेज से आकर मैं उससे बातें करती, उसकी तबीयत के बारे में पूछती और वो मेरी पढ़ाई के बारे में पूछती। उसे मेरी पढ़ाई में बहुत दिलचस्पी रहती थी। एक दिन बातें करते हुए मैंने उसे ईडी इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में बताया तो वो खुश होकर बोली, अरे वाह, ये तो बहुत मज़ेदार होगा और आसान भी। तुम्हें ईडी आसान लगता है? मेरे स्वर में अचरज था। हाँ, मुझे ड्राइंग और क्राफ्ट में बहुत मज़ा आता है, उसने मुझसे कहा। इसके बाद हम दोनों इधर उधर की बातें करने लगे। एक दिन मैंने उससे पूछा, तुम 10th में टॉपर थी तो तुमने अपने करियर के लिए कुछ ना कुछ सोचा ही होगा। उसने कहा, पिताजी गांव में मिडिल स्कूल चलाते हैं। मैं ग्रेजुएशन के बाद बीएड करके उसी स्कूल में काम करती, पिताजी का हाथ बटाती। हम अपने स्कूल को हायर सेकेंडरी स्कूल बनाते। यानी तुम प्रिंसिपल बनना चाहती थी? मैंने उसे छेड़ा। नहीं, एक अच्छी टीचर, उसने कहा। एक अच्छी टीचर तो तुम अब भी बन सकती हो। 11वीं 12वीं ना सही, प्राइमरी स्कूल को ही पढ़ा दिया करो, मैंने झांकते हुए कहा। अरे नहीं, मेरा नियमित स्कूल जाना नहीं हो पाएगा। कभी तेज सर दर्द होता है, कभी चक्कर आ जाता है।
कभी जी मिचलाने लगता है। इस तरह कैसे पढ़ा पाओगे बच्चों को? बच्चों को नियमित पढ़ाई की जरूरत होती है। हम बच्चों की पढ़ाई के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, कहकर वो चुप हो गई। हाँ ये तो है, मैंने कहा और चुप होकर सोचने लगी। मेरे मन में ख्याल आया और मैं बोल पड़ी, तो तुम एक काम करो, क्राफ्ट टीचर बन जाओ। इसमें तुम्हारी रुचि भी है, कुछ सुंदर और कलात्मक बनाओ और उसे बच्चों को सिखाओ। इसमें तुम्हें भी मजा आएगा। अरे हाँ, ये तो हो सकता है, उसने खुश होते हुए कहा। डायलिसिस के 2 दिन, सोमवार और गुरुवार के अलावा, जो दिन तुम्हें सुविधाजनक और आरामदायक लगे उस दिन पहुंच जाना क्लास में क्राफ्ट टीचर बनकर, मैंने जोश के साथ कहा। वो हंस पड़ी तो मैं भी खुश हुई। अब हम दोनों के बीच बात करने का एक और टॉपिक हो गया था। वो बड़ी दिलचस्पी से मुझे अपनी रोज की क्रिएटिविटी के बारे में बताती। एक शनिवार की सुबह उसने मुझसे कहा, आज मैं पहली बार स्कूल जा रही हूँ बच्चों को सिखाने। मैंने विषय रखा है बेस्ट फ्रॉम वेस्ट। घर की कुछ फालतू पड़ी चीजों से कुछ कलात्मक चीजें बनाई, उन्हें दिखाकर बच्चों को प्रोत्साहित करूंगी। बाजार से महंगा सामान लाकर कुछ बनाने में क्या मजा? मजा तो तब है जब कम दाम और चोखा काम हो। सही कह रही हूं ना मैं? वो जोश के साथ कह रही थी और मैं चुपचाप मुग्ध होकर सुन रही थी। कहाँ हो तुम? मुझे सुन भी रही हो या नहीं? उसके प्रेमपूर्ण उल्हाने ने मुझे चौंकाया। बहुत सही निर्णय है तुम्हारा, एकदम सही दिशा में जा रही हो मेरी दोस्त, मैंने उत्साह भरे स्वर में कहा। तुम तो ऊर्जा से भरी जन्मजात कलाकार हो, लेकिन इस सब में अपनी दवाइयों को मत भूल जाना। याद रखकर समय पर दवा लेना, अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने की कोशिश करती रहना। हाँ बाबा, मैं पूरा ख्याल रखूंगी। अब मुझे क्लास के लिए निकलने दो। उसका उत्साही स्वर था। उसे अपने परिवार से, अपने गांव के बच्चों और गांव के लोगों से अच्छा रिस्पांस मिला। धीरे धीरे महिलाएं भी सीखने आने लगी। वो बहुत खुश होकर अपनी क्लास के बारे में बताती तो मैं उसे कहती, तुमने तो बड़ी जल्दी नाम कर लिया, मेरी तो इंजीनियरिंग भी अभी पूरी नहीं हो पाई। वो कहती, मेरे पास रफ ड्राफ्ट को फेयर करने का समय कहाँ है? जो भी करना है फेयर ही करना है, और मैं अपने जीवन को रफ ड्राफ्ट की तरह नहीं छोड़ना चाहती। इसी क्रम के चलते एक दिन ये मुस्कुराते गुलाब उसने मेरे व्हाट्सएप पर भेजे, साथ है स्नेह भरा आमंत्रण भी। लेने के लिए घर आना पड़ेगा तुम्हें। मैंने कहा, जरूर आऊंगी। मेरा इंजीनियरिंग का लास्ट ईयर था। प्रोफेशनल ट्रेनिंग, कैंपस सिलेक्शन, फाइनल एग्जाम का दबाव था, इसलिए चाहते हुए भी मैं उससे मिलने नहीं जा पाई। जीवन की आपाधापी और व्यस्तता में मेरी पढ़ाई भी हो गई, कैंपस सिलेक्शन भी हो गया। मैंने एक महानगर में मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी भी कर ली, लेकिन अपने शहर से बस 40 किलोमीटर दूर शीतल के घर नहीं जा पाई। फोन पर उसकी तबीयत और क्राफ्ट के बारे में बातें तो होती रहती, पर उससे मिलना नहीं हो पाता। मैं हर बार अपने घर आने पर उससे मिलने का वादा अवश्य करती, पर मिल नहीं पाती। एक दिन घंटी बजने पर जब मैंने फ़ोन उठाया तो उसके पिताजी की आवाज़ सुनकर मैं चिंता में पड़ गई। शीतल ठीक तो है ना? मेरे स्वर में अनजाना भय था। उन्होंने कहा, वो ठीक है। सुनकर मैंने चैन की सांस ली। उन्होंने आगे कहा, गांव के सब बच्चे और महिलाएं जिन्होंने शीतल से कुछ न कुछ सीखा है, मिलकर एक क्राफ्ट प्रदर्शनी लगा रहे हैं। शीतल के लिए ये सरप्राइज गिफ्ट है उसके 25वें जन्मदिन पर, और यदि तुम भी आ जाओ तो यह भी एक गिफ्ट ही होगा उसके लिए। वो तुम्हें बहुत याद करती रहती है। मैंने अपनी नौकरी की व्यस्तता का हवाला दिया और आने में अनिश्चितता जताई तो वह बोले, जानती हो ना, आजकल हफ्ते की 3 डायलिसिस हो गए हैं और एक दिन छोड़कर इंदौर जाना पड़ता है। इन दिनों वो बहुत खांस भी रही है, उसे लंग्स इन्फेक्शन भी हो गया है। इतना कहकर वे चुप हो गए। उनके मौन में छिपी पीड़ा और आग्रह को मैं टाल न सकी और दौड़ी चली आई। प्रदर्शनी वाले दिन हम गांव पहुँचे।
वो बहुत खुश थी और उत्साह से हर एक चीज़ के बारे में बता रही थी। हम आश्चर्य से उसे देख रहे थे। उसका रोम रोम सौंदर्य एवं कलाबोध से भरा हुआ था। हर एक चीज में उसकी वही सुंदरता और कलात्मकता उभर आई थी। उससे विदा लेते हुए हाथ मिलाया तो हमेशा ठंडा रहने वाला उसका हाथ आज गुनगुना सा लगा। उष्मा से लबरेज उसकी आंखों में गजब की चमक थी। उसने कहा, मुझे अब रास्ता मिल गया है। जिंदगी भले ही छोटी हो लेकिन बड़ी होनी चाहिए, मुकम्मल होनी चाहिए। थैंक्स दोस्त, मुझे अपने से बाहर झांकने की ताकत देने के लिए। ये कहते हुए कागज के फूलों का वो गुच्छा उसने मुझे दिया था, जो मुझे हमेशा याद दिलाता रहता है उसकी और उसकी ज़िंदगी के फेयर ड्राफ्ट की। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी इमोशनल कहानी लेखिका मीनाक्षी दुबे जी की, फेयर ड्राफ्ट। हाँ दोस्तों, सभी को ज़िंदगी रफ ड्राफ्ट करने का मौका नहीं देता, तो इसलिए आप अपने ज़िंदगी की ड्राफ्ट में क्या लिखते हैं ये ज़रूर तय कर लीजिए। आपको हमारी कंटेंट कैसी लगती हैं हमें ज़रूर बताएं, कमेंट करें। हमारे चैनल बिटवीन द लाइन्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर किसी और दिन आपसे एक नई हिंदी कविता या कहानी के साथ फिर से मुलाकात होगी। आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपस में प्यार बांटते रहें। इसी उम्मीद के साथ आज रहता हूँ, आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम।